बहुत बहुत स्वागत। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ आपके साथ। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी मौजूद हैं। अब बात कुछ ममता बनर्जी की पार्टी की कर रहे हैं। जी हाँ, वहां टूट थमी ही नहीं रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टूटी, विधायक टूटे, सांसद टूटे, उसके बाद पार्टी का दफ्तर पर कब्जा हो गया विरोधी गुट का, और उसके बाद ममता बनर्जी की एक बहुत पुरानी सहयोगी, इनका नाम है चंद्रिमा भट्टाचार्य, ये इन्होंने कल पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। 50 साल से ज्यादा का पॉलिटिकल अनुभव रखने वाली ममता बनर्जी, उनके सितारे पूरी तरीके से गर्दिश में चल रहे हैं। जो कुछ उनकी पार्टी में हो रहा है उसके बारे में उन्होंने सपने में भी, कभी ख्वाब में भी सोचा नहीं होगा कि ये लोग भी चले जाएंगे। कल बंगाल की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी उथल पुथल मची। उनकी खासम खास टीएमसी बंगाल प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने उनका साथ छोड़ दिया। अब ममता बनर्जी बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। ममता बनर्जी की अब सब सरकार में थी तो चंद्रिमा भट्टाचार्य सबसे ताकतवर और जिनके पास सबसे ज्यादा पोर्टफोलियोज थे, ऐसे मंत्रियों में शामिल होती थी। अभी तक वो पार्टी के साथ बनी, उन ममता बनर्जी के साथ बनी भी नहीं जब भी ये तकरार चली। अब जब नौबत आई कि दफ्तर किसका, उस रोज ममता बनर्जी, परसों माफ कीजिएगा, चंद्रिमा भट्टाचार्य, ऐसा बताया जा रहा है कि उस वक्त वो दफ्तर के अंदर मौजूद थी जब विरोधी गुट के लोग वहां पर दफ्तर में ताला लगाने के लिए आए। मालूम उन्होंने वो ताला लगा के चले गए। उन्होंने कहा कि अरूप रॉय हमारे अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, ये दफ्तर टीएमसी का है और टीएमसी हम हैं, बाकी लोग बाहर, और अपना लॉक लगा के चले गए। तो ये आरोप है टीएमसी का, ममता बनर्जी का ये आरोप है कि चंद्रिमा भट्टाचार्य उस वक्त वहां पर खड़ी थी और उन्होंने कहा कि अगर ये चाहती तो उनको रोक सकती थी, लेकिन इन्होंने रोका नहीं, दफ्तर पे कब्जा हो जाने दिया। ये ममता बनर्जी का इल्जाम है। अब चंद्रिमा भट्टाचार्य का कुछ और कहना है, लेकिन जैसे फिरहाद हकीम गए और लोग गए, अरूप रॉय ही तो गए, कोषाध्यक्ष अरूप रॉय थे, वो चले गए, चेयरमैन बन गए, तो इनके जाने पे हैरानी कुछ नहीं है। हैरानी इस बात की है कि ये सिलसिला अभी तक जारी है। मतलब ये सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा। अब कौन बचा कौन है? वो आप किसी दिन अभिषेक बनर्जी का ही मन बदल जाए तो फिर तो कोई बात होगी, वरना तो अब इसमें खबर जैसा भी नहीं लगता। लेकिन आप सुनिए चंद्रिमा भट्टाचार्य क्या वजह बता रही हैं ममता बनर्जी का दर्शकों का साथ छोड़ने के पीछे। एक घटना हुई है, आप देखे हैं तृणमूल भवन में, तो वहां पर उसके बाद में हमसे ममता जी की बात हुई थी टेलीफोन में, तो वो उन्होंने हमको बोला कि आप दे दिए उनके हाथ में तृणमूल भवन। तो ये हमें बहुत दुख लगा, क्योंकि हम तो हर रोज तृणमूल भवन में ठीक टाइम में जाते थे और ठीक टाइम जितना कि हमारा टाइम था वही टाइम पे आते थे, और कल भी हम वैसे ही आए। तो ये बोलने का कोई तो हम बात नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला, हमको दुख लगा। कितना मासूम दिल होगा कि उन्होंने, ममता बनर्जी ने एक बार कुछ कह दिया मुझे फोन पे तो मैंने पार्टी छोड़ दी। 25-30 साल से ज्यादा से पार्टी के साथ है, उनके साथ है। ममता जी की एक डांट पे इन्होंने पार्टी छोड़ दी। पहली बार डांट सुनी होगी इन्होंने। कह रहे नहीं, कुणाल घोष जो अभी भी ममता बनर्जी के साथ हैं, जाने कब तक, उनका बयान भी देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं चंद्रिमा भट्टाचार्य पर। चंद्रिमा भट्टाचार्य हमारा रिस्पेक्टेड दीदी था। आप देखिए उनका लड़का पहले ही उस कैंप में चला गया था। चंद्रिमा जी कल जब पार्टी ऑफिस में बैठे हुए थे तो वो लोग आया, चंद्रिमा जी थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा अगर वहाँ पर रह जाते तो ऐसा ये ताला माला नहीं होता। वो छोड़ के चला गया बीइंग प्रेसिडेंट। और चंद्रिमा जी, ममता दीदी जब चीफ मिनिस्टर थे, सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के हाथ में था। तो अब देखिए, जब दीदी एक के बाद एक इंक्लूडिंग फिनेंस इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री उनको दे रहे थे, तब कुछ दुख नहीं हुआ। आज ममता दीदी का देने का, ममता दीदी चीफ मिनिस्टर नहीं है, ममता दीदी को देने का कुछ नहीं है, सब दुख लगने लगा और पूरा एक्सपोज्ड हो गया। अगर दुख लगा तो बात हो सकता है। तो प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था ना, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। होती है वैसे कोई सीमा त्रिपाठी जी? नहीं होती। नहीं होती तो मतलब अब बड़ा आश्चर्य है ये सब सुनते हुए। कई बार लगता है ना कि इन लोगों को बहाने तो थोड़ा बढ़िया वाले बनाने चाहिए। जैसे मतलब सही बात है। अब नानी मर गई है, फिर भी नानी के मरने पर छुट्टी मांगना, ये उसी तरह का बहाना है। और कई बार तो ये भी लगता है ना कि नेता लोग समाज सेवा में, जनता का काम करने में, वहाँ तो क्रिएटिविटी उनकी मर ही चुकी है। वो अपने लिए मतलब उसमें भी क्रिएटिविटी मर गई है। और यहां मैं पूरी तरह से इससे सहमत हूं। ममता बनर्जी ने चंद्रिमा भट्टाचार्य को कुछ भी ऐसा नहीं था जो नहीं दिया, बहुत ज्यादा उनको दे के रखा था।
और उसके बाद वो जब उनको जरूरत लगी ममता जी को, तो ये उनके डांटने से नाराज हो गई। अच्छा, ममता जी का तो जो स्वभाव था वो तो दिन में 3 बार डांटती थी, तो तब तो नहीं था जब तक मंत्रिमंडल था, और शाम को भूल जाती थी डांट के। हाँ, वो भाई इस तरह का है, तो ऐसे ही बड़े नेता ऐसे ही। अब इसका दूसरा एक पहलू है जो आपने सुना, जो कुणाल घोष जी ने बताया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा तो पहले ही चला गया। हाँ, बेटा पहले। तो दरअसल पुत्र मोह में चंद्रिमा जी ने ममता जी से सीखा। ममता जी जैसे अभिषेक जी की वजह से सब गड़बड़ कर बैठी, वैसे ही चंद्रिमा जी अपने पुत्र मोह में ये धृतराष्ट्र गांधारी जो कही वो बन गई। कोई सहानुभूति नहीं आती आपके मन में ममता जी की? नहीं, पूरी आती है मुझे तो। मतलब सचमुच बुरा लगता है, उनके जैसी नेता देश में नहीं। मतलब ममता बनर्जी क्या जबरदस्त नेता है, लेकिन मुश्किल क्या है ना कि आपको समझना पड़ता है। और इसीलिए कई बार कहा जाता है कि जब आप शासन सत्ता में शीर्ष पर होते हैं तो आपको बहुत कठोर होना चाहिए, आपका कोई प्रिय नहीं होना चाहिए। एक प्रिय भतीजा था, भाईपो ने सब। ममता जी की बात भी सुन लीजिए। ममता बनर्जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो जब उनके दफ्तर पे कब्जा हो गया ना, उसके बाद ममता बनर्जी शायद उनको एक और बड़ा झटका लगा। तो ये वजह दफ्तर ही है इनके जाने का। दफ्तर भी हाथ से चला गया। अब लोग भी आसपास ज्यादा नहीं बचे हैं। पार्टी के सिंबल और उस पर सवाल आ गया, तो वो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया, उनको बताना है कि आपका क्लेम कैसे है पार्टी के ऊपर। तो ममता बनर्जी ने कहा जान से मार दो तभी रुकूंगी, वरना अपनी पार्टी तो मैं नहीं दूंगी तुम्हें। पार्टी का नाम और सिंबल मेरे ही पास रहेगा, चाहे मुझे अपने गले में पार्टी का सिंबल लटका के घूमना पड़े सबके बीच में, लेकिन मैं पार्टी का सिंबल नहीं दूंगी, जान से मार दो। আর এখন দরকার আমি গলায় সিম্বলটা ঝুলিয়ে মানুষের কাছে যখন বেরোবো, আপনারা কি আমার কণ্ঠরোধ করতে পারবেন? অত সস্তা নয়। হ্যাঁ, কণ্ঠরোধ করতে গেলে আপনাদের আমাকে প্রাণে মেরে ফেলতে হবে। তার তো চেষ্টা কম করেননি। কাকে মারেননি? মহুয়াকে অ্যাটাক করেছেন, অভিষেককে অ্যাটাক করেছেন, কল্যাণকে অ্যাটাক করেছেন, আমার বাড়িতে হামলা করেছেন। अब सवाल है कि ममता बनर्जी क्या कुछ कर पाएंगी? पार्टी का सिंबल, नाम, दफ्तर सब चला गया, कुछ रोक पाएंगी, बचा पाएंगी विजय जी? लीगल पोजीशन में मुझे नहीं लग रहा कि वो बचा पाएंगे, लेकिन अपनी लड़ाई के तौर पर वो लड़ रही हैं और अपना एक एक्सप्रेशन हो गई ना भाई, इतना सब कुछ चला गया है एक झटके में, उसकी नाराजगी उन पर दिखाई देती है। बाकी अभी जो लीगल बैटल एक तरह से वो हार ही रही हैं, जो जिस तरह से लोग छोड़ के जा रहे हैं। आपने कहा कि वो चंद्रिका जी भी अभी चली गई हैं, चंद्रिमा जी माफ़ कीजिए, और वो ममता जी की बहुत खास थी। उस पार्टी में कौन ममता जी का खास नहीं था? सब लोगों को तो ममता जी ने ही प्यार, स्नेह, दुलार दिया, तो वो सभी लोग खास है। इसलिए ये कहना छोड़ दीजिए कि अब ममता जी का कोई खास आदमी है तो डाटा नहीं, वो हो गया। और अभी आप उत्तराखंड जाकर आए हैं, तो जैसे आपने कहा ना कि अभी तक टूट चल रही है, तो उत्तराखंड में यदि आप गए हो तो देखिए वहाँ पर जब लैंडस्लाइड होती है बड़ी, तो उसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे पत्थर गिरते रहते हैं, छोटे छोटे भूस्खलन होते रहते हैं, भूस्खलन होते रहते हैं। और ऐसे ही जब कोई अर्थक्वेक आता है तो उसके बाद भी 4-5 ट्रिमर्स चलते हैं। तो ये वो वाले ट्रिमर्स हैं सर, वो भी 24 घंटे में 48 घंटे में बंद टाइम लगता है। ये कब बंद होगा? ये बंद अब जब 2-4 ही बचे, अब कितने दिन और रहेगा ट्रिमर? 2 महीने हो चुके हैं। अभी हर्षवर्धन जी ने कहा पता नहीं किस दिन कुणाल घोष को डांट दे और उनको दुख लग जाए। अच्छा, ठीक है। लेकिन इससे जुड़ी हुई खबर मैं आपको एक बताता हूं, बंगाल से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन इस पूरे माहौल से जुड़ी हुई। बीजेपी पे क्या आरोप? ये सब बीजेपी पे आरोप है ना, बीजेपी तोड़फोड़ कर रही है, बीजेपी ने पार्टियां तोड़ दी, सांसद लूट लिए, ये सब कहा जा रहा है। एक खबर बंगाल, तमिलनाडु की, आपने अगर देखी हो अगर, तो हमारे प्रोग्राम में चर्चा नहीं हो पाई थी। विजय जी की सरकार पर, विजय जोसेफ की सरकार गिराने की साजिश के आरोप लगे। किस पर लगे? डीएमके के ऊपर, कि डीएमके ने एक अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विजय के विधायकों को रिश्वत देकर 35-35 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप है, और विधायक तोड़ने की कोशिश की कि अविश्वास प्रस्ताव, अगर स्पीकर का चयन होना है ना, शायद माफिया हो गया भाई, अगर वहां पर स्पीकर का चयन आप ना करवाओ तो माना जाता है कि आपके पास नंबर नहीं है, तो सरकार ऑटोमेटिकली गिर जाती। तो उसके लिए विधायकों को अप्रोच किया गया। डीएमके पर आरोप है। अच्छा, जिन पे आरोप है ये भी खिलाड़ी आदमी हैं। इनका नाम है वी सेंथिल बालाजी। नाम को सुना सुना लग रहा होगा आपको। ये भी एक बड़ी वजह थे केजरीवाल जी के साथ, जिनकी वजह से ये 130वां संशोधन लाना पड़ रहा है सरकार को, कि 30 दिन जेल में रहे तो आपकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी। ये भी जेल में गए थे और इनका इस्तीफा भी नहीं हुआ था। ये मामला भी गया था सुप्रीम कोर्ट तक। एनीवे, यहां स्टालिन के ऊपर आरोप है कि वो एक चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। यहां कितने लोग ये बात कर रहे हैं? वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है तमिलनाडु की सरकार ने। बड़ी बात होती है, एक पूर्व मंत्री को ढूंढ रही है पुलिस, ढूंढ रही है पुलिस। लुकआउट नोटिस मतलब एयरपोर्ट पर भी अगर वो चले जाएं तो पकड़ धर लिए जाएंगे कि ना आपके नाम का तो सर्कुलर निकला हुआ है।
तो यहां बोले ना, फिर राहुल गांधी को बोलना चाहिए, ममता बनर्जी को कोसना चाहिए, स्टालिन को, डीएमके को कोसना चाहिए कि तुम बीजेपी की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो। सर राहुल गांधी बोलेंगे? बोलना चाहिए। देखिए, राजनीति में अपने लिए नैतिकता की परिभाषा अलग होती है, दूसरों के लिए नैतिकता की परिभाषा अलग होती है। यदि इतनी ही राजनीतिक जमीन नैतिकता के आधार पर राहुल गांधी को खड़ा करना होता तो फिर वो डीएमके का साथ नहीं छोड़ते, फिर वो विजय के साथ नहीं जाते। विजय के साथ गए तो इसका मतलब है कि सत्ता के साथ वो खड़े होना चाहते थे तमिलनाडु में। उनको लगा होगा कि भाई साउथ का एक बहुत बड़ा स्टेट है जिसमें यदि हम रहते हैं सत्ता में तो धीरे धीरे हम एनरोड कर सकते हैं, हम अपने जनाधार को धीरे धीरे विजय के साथ रह करके बढ़ा सकते हैं। और स्वाभाविक है कि आने वाले दिनों में जो भी गुनाह होंगे, अच्छा काम होगा या बुरा काम होगा, जो कुछ भी होगा वो विजय के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी शेयर करना पड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि अब उनके पास बचा ही कितना है, नहीं, वो विधायक। मैं तो दूसरी बात कह रहा सर कि ये कौन सी, मतलब ये हिपोक्रेसी की सीमा नहीं है क्या भाई? अभी तो आप ये कह रहे हो कि पार्टी तोड़ रहे हैं, ये तो सरकार, चुनी हुई सरकार जो अभी चुन के आई 2 महीने पहले, उसको आप गिराने की साजिश कर रहे हैं। मैंने कहा कि क्यों बोलेंगे वो, आप समझ रहे हैं, क्यों बोलेंगे? यदि वो बोलते हैं तो क्या विजय उनको सरकार में रहने देंगे या विजय अपने साथ रखेंगे? बिल्कुल साथ नहीं रखेंगे। तो कह रहा हूं डीएमके के खिलाफ बोले, के खिलाफ बोलने की बात हो रही है ना। मैं तो वही कह रहा हूं, डीएमके के खिलाफ यदि बोलेंगे, यदि कहते हैं डीएमके के खिलाफ बोलते हैं तो इंडिया गठबंधन नहीं रहेगी, उनके लिए क्राइसिस ये हो जाएगा। अभी तो छोड़ ही दिया उन्होंने, अभी तो छोड़ दिया है, ठीक है, लेकिन अभी भी साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी गई है, उसमें तो डीएमके का नाम है, साथ साथ है। और वो क्यों बोलेंगे? मैं ये कह रहा हूं क्यों बोलेंगे? नैतिकता का अलग तकाजा होता है, वो अपनी अपनी अपने अपनी सुविधा अनुसार बोलते हैं, हर पार्टी अपनी सुविधा अनुसार बोलती है। सर वो डीएमके के खिलाफ अभी क्यों बोलेंगे? नहीं बोलना चाहेंगे। आने बंगाल में बीजेपी बदनाम, तमिलनाडु में डीएमके पे कोई आरोप नहीं? डीएमके पे बहुत बड़ा आरोप है और निश्चित रूप से डीएमके ने बहुत बुरी साजिश रची है। जो अभी पुलिस जानकारी आ रही है, जो रिपोर्ट आ रही है, जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है कि भाई इसमें जो डीएमके के जो विधायक जो पहले जेल में गए थे, उनके भाई इस पूरे मामले में शामिल थे और 35 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था और तमाम विधायकों से इस तरीके से संपर्क किया गया था। अब अभी जो पहले मंत्री रहे, जो जेल में गए, वो जब गिरफ्तार होंगे तब बात सामने आएगा कि इसके अंदर क्या है, किसका इन्वॉल्वमेंट रहा, पैसा कौन देने वाला था, पैसे का स्रोत क्या था, कितने विधायकों से बात हुई। अभी विजय इस मामले की जांच कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह गंभीर मामला, उसकी जांच होना चाहिए। लेकिन विजय को यह भी देखना चाहिए कि भाई ये कोशिशें होती रहेंगी। आपने भी तो एआईएडीएमके को तोड़ा ना, आपने उनके विधायकों को तोड़ के अपने साथ समर्थन प्रूव किया, आपने उनकी पार्टी को तोड़ा, तो आपकी पार्टी को तोड़ने की भी कोशिश होगी और आपकी पार्टी को किसी विचारधारा के आधार पर नहीं बनी है। एक अभिनेता के रूप में आपने पार्टी बनाई, आपको जनता का समर्थन मिला, आपने सरकार बनाने की स्थिति में आए, एआईएडीएमके टूटी, कांग्रेस आपके साथ गई और आपने सरकार बना ली। अब आप ये उम्मीद करो कि आपको कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करेगा, तो कोशिश की जाएगी। ये आपके ऊपर है कि आप अपने विधायकों को कितना एकजुट रखता है। लेकिन मुझे लगता है कि तमिलनाडु की राजनीति में यह पहला प्रकरण नहीं होने वाला है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि अभी और दिखेगा। अब क्या मुख्यमंत्री विजय अब इसका बदला लेने के लिए डीएमके को तोड़ेंगे, क्या वो एआईएडीएमके को तोड़ेंगे या किसी और पार्टी को तोड़ के अपने आप को स्थिर मजबूत करने की कोशिश करेंगे? वो जानते हैं कि भाई इस तरीके से अगर घटना होती है और उनकी सरकार गिरेगी तो अपने आप को स्थिर करने के लिए इनके पास अपने दम पर तो मेजोरिटी है नहीं, तो तोड़ने की कोशिश करेंगे ना, कि और विधायकों को तोड़ो, चुनाव करवाओ, चुनाव में उनको जितवाओ, पैसे दो, कोशिश लगातार करते रहेंगे 5 साल तमिलनाडु की राजनीति में। लेकिन इतनी भी आवश्यकता नहीं है कि उनको पार्टी तोड़ने की जरूरत पड़े विजय को। इतने तो आप इंडिपेंडेंट और बाकी छोटे मोटे दल मिलाकर के उनके समर्थन में है। कह रखा था ना कि हम 6 महीने तक की रियायत दे रहे हैं, 6 महीने की, वो तो अब 6 महीने से पहले ही शुरू हो गए। चलिए एनीवे, पंजाब की खबर आपको बताता हूं। पंजाब में कांग्रेस पार्टी में बगावत हो गई है और यह बताया गया कि 7 जुलाई को राहुल गांधी विदेश यात्रा से वापस लौटेंगे। तब तक के लिए सब शांत रहे। चन्नी जी ने झंडा उठा दिया था बगावत का, तो उनसे कहा गया राहुल जी के आने का इंतजार आप कीजिए। लेकिन उनका कैंप और वो खुद स्वयं बिल्कुल साफ साफ ये कह चुके हैं कि हमें अमरिंदर राजा वड़िंग जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो किसी कीमत पर स्वीकार नहीं है। उनके समर्थकों ने ऑन रिकॉर्ड आकर के उनके घर में जो मीटिंग हुई बाहर निकल के कहा कि चन्नी ही हमें सीएम फेस चाहिए, चन्नी हमें प्रदेश अध्यक्ष चाहिए, लीडर चन्नी है। अब बात यह है कि राहुल गांधी जो फैसला कर चुके हैं उस फैसले से वो पलटेंगे कैसे, अगर पलटेंगे तो क्या दूसरा खेमा बगावत नहीं कर देगा? इस पूरे मामले में जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं अमरिंदर वड़िंग, वो अब तक चुप थे, उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ी है
और उन्होंने कहा कि पार्टी जिसको चाहे उसको बना दे, उनको लगता है कि चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनवाना है तो उनको बनवा दे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाना है उनको बना दे। मैं किसी रेस में नहीं हूं, मुझसे चाहते हैं कि मैं अपना पद छोड़ दूं, मुझसे पार्टी लीडरशिप कह दे, मैं अपना पद छोड़ दूंगा। देखो, मेरी बात है कि चन्नी साहब सीएम फेस बन जाएं, कोई और बन जाए, मैं तो इस रेस में नहीं हूं। राजा वड़िंग इस रेस में नहीं है। जिसको भी राहुल गांधी सीएम बनाएंगे, राजा वड़िंग उसके साथ खड़ा मिलेगा और उसका समर्थन करेगा। ये फैसला और ये मैंडेट दिल्ली राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के पास है, ना कि राजा वड़िंग के पास। राजा वड़िंग जो बात कह रहे हैं, इनकी बातों से ही ये पता चलता है कि इनको राहुल गांधी का इन पर पूरा भरोसा है। वो इसी कॉन्फिडेंस में इतनी बातें कह रहे हैं कि मैं रेस में नहीं हूं। रेस में तो सारे ही हैं जितने भी होंगे, लेकिन राहुल गांधी भी मौका देख करके विदेश जाते हैं और उनको पहले पूर्वाभास हो जाता है कि अब कुछ संकट आ रहा है, ऐसा लगता है, क्योंकि हर क्रूशल मौके पर राहुल गांधी देश में नहीं होते। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि आप बेवजह जो हो मासूम व्यक्ति हैं, आप उनको इतना शातिर बता रहे हैं। वो बेचारे करें क्या, वो अपने इंटरवल पर जाते हैं। अब उनकी पार्टी नियमित अंतराल पर अगर संकट में रहती तो उसमें उनका क्या दोष है भाई? ये तो वो तो अपने इंटरवल पर जाते हैं ना, उनको पता है कि इतने समय के बाद हमें विदेश यात्रा करनी है। आपको कैसे पता लगा? मुझे तो इस बात से पता लगा कि राम मंदिर पर एक भी बयान नहीं आया राहुल गांधी से, मुझे लगा विदेश यात्रा पर है। नहीं, वो तो सर स्ट्रेटेजिक है कि वो इस मामले में नहीं पड़ना चाहते। सर, उसमें थोड़ा सा दूसरा मसला है। आप जहां गए हुए उसमें राम मंदिर जैसा बयान क्यों देंगे? उसमें तो कोई बयान जो विदेशी धरती से संचालित होता है उसका कुछ मसला आएगा ना, इसको अभी क्यों देंगे? तो मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये मतलब मुझे तो कम से कम इसमें कंफ्यूजन नहीं है। वहां से आएगा दूसरा बयान आएगा, अभी वो दूसरी जगहों पे होंगे, कुछ लोगों से मिल रहे होंगे, जो भी करना हो पता नहीं। तो पता नहीं चलता नेता विपक्ष के बारे में इतना क्यों छिपा के रखा जाता है। लेकिन कांग्रेस के भीतर इस तरह के संकटों पर नेता प्रतिपक्ष की चुप्पी या उसका गायब रहना या उसकी कोई भी मतलब सीन ही से एकदम नहीं दिख रहे हैं, ये थोड़ा चिंता की बात है। और मैं एक बात बार बार कह रहा हूं कि भाई हम लोग अभी इतनी लंबी चर्चा कर गए, इतने मुद्दे हैं, इतना कुछ है। प्रधानमंत्री अभी कल भी हमने देखा HPCL की रिफाइनरी बनकर तैयार हो गई, वो जोधपुर का नया एयरपोर्ट बन गया, जयपुर की मेट्रो फेज 2 हो गई। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज ही डाला हुआ है कि अडानी डिफेंस वो वहां शिवपुरी में प्लांट लगाने जा रहा है। मतलब चारों तरफ कुछ न कुछ हो रहा है। और मॉनसून सेशन के लिए वो क्या कर रहे हैं? नंबर जुटा रहे हैं कि हम ये बिल लाएंगे। नेता प्रतिपक्ष क्या दूसरे जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं उनसे बात कर चुके हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष कोई तैयारी मॉनसून सेशन की कर रहे हैं कि हमारे ये मुद्दे होंगे? वरना होगा ये कि एक दिन वो अडानी पर बोलेंगे और दूसरे दिन अखिलेश जी संभल पर बोलेंगे, मतलब जैसा पिछली बार हुआ था। तो क्या कोई कोऑर्डिनेशन है? क्या नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो कोई भूमिका निभा रहे हैं? ये बड़ा सवाल। कोऑर्डिनेशन का तो आलम ये है, मुझे नहीं पता वो उन्होंने नेताओं से बात की कि नहीं की। पंजाब संकट पर मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, ये जो महीनों का एक मंथन चला कांग्रेस के अंदर, वे क्या करना है? वड़िंग को हटाना है, चन्नी को लाना है, किसी और को लाना है। सुखविंदर रंधावा जैसा व्यक्ति नाराज हो गया, सीनियर, इतना सीनियर आदमी, उन्होंने कहा कि आपने ये सारी एक्सरसाइज की ही क्यों थी जब आपको किसी को बदलना ही नहीं था? फिर क्यों दिल्ली बुला बुला के लोगों से पूछते थे, रायशुमारी करते थे? उस रायशुमारी के अंदर चन्नी का ही नाम निकला। खबर यह है हर जगह से आवाज चन्नी के नाम की आई कि चन्नी पॉपुलर आदमी है, चन्नी को फ्रेज बनाना चाहिए। चन्नी इतना पॉपुलर है कि खुद दोनों विधानसभा चुनाव से हट गया। मैं ये नहीं, कांग्रेस 17 सीटों पर लेकर आ गया। सरकारें कैसे, और ये चन्नी का अधिकार थोड़े कि वो तय करेगा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूं, मैं मुख्यमंत्री बनूं। वो अधिकार जिसका भी है उसने अपने अधिकार का प्रयोग करके देख लिया ना, तो ये है नतीजा उसका। तो आपने जब बात सुन तो ले मेरी बात। आपने एक एक्सरसाइज करी कि पार्टी के अंदर पता करते हैं कौन सा आदमी पॉपुलर है। बिल्कुल एक जवाब आया चन्नी के नाम का, और मैं सुनी सुनाई बात पे नहीं कह रहा सर, वो बाकायदा उसमें रिपोर्टर्स की बाईलाइन है जो मैंने खबर पढ़ी है, आवाज चन्नी के नाम की आई, तो चन्नी को भी पता चला होगा कि भाई दिल्ली तक मेरा नाम पहुंचा है, और हुआ कुछ नहीं। सर, ऐसी कौन सी पार्टी है जो विधायकों की और पार्टी के अंदर की आवाज को लेकर नेता चुनती है? किसी पार्टी में विधायक विद्रोह होता है, किसी पार्टी में चुप्पी से आदि ली जाती है। ये लोग यही तो कह रहे हैं, फिर वो एक्सरसाइज कर क्यों रहे थे आप? नहीं, चर्चा की होगी, उन्होंने लगा होगा, उनको बाद में लगा होगा कि सिखों को नहीं, सिख जाट को नाराज नहीं कर सकते, सिखों को कर सकते हैं, वो सिख है, इस समय बदलेंगे। 8 महीने चन्नी कुछ कर नहीं पाएंगे। दलितों को कांग्रेस नाराज करेगी आप कह रहे हैं? नहीं, जो बनाया था ना दलित को, दलित ने किया क्या? दलित को मुख्यमंत्री बना दिया, अध्यक्ष। सर बताइए, आप ही फैसला कीजिए। वो तो भाई खुद चुनाव नहीं जीत पाए अपनी सीट से। देखिए, जो भी पार्टी, वो समीर जी भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन कोई एक्सरसाइज होती है तो वो कल्मिनेशन पर कैसे पहुंचती? कल्मिनेशन पर पहुंचने के लिए होता है कि हो सकता है कि ये बात हो कि चन्नी साहब के लिए सपोर्ट हो, इसमें कोई ऐसी आपत्ति वाली बात नहीं। और दलित सिख वहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैसे जट सिख बड़ी
तादाद में, बड़ी आबादी जट सिख की है वहाँ पे 31% के करीबन। लेकिन उसके बाद भी तो पार्टी तय करती है ना कि ये सब ठीक है, लेकिन हमें इस समय पार्टी के लिए ये फैसला करना है। तो ये हो सकता है, और उसकी नाराजगी भी हो सकती है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नाराजगी नहीं होगी, कि जब लोगों ने कहा उसके बाद नाराजगी भी हो सकती है। अब वो एक तो आप इंतजार कर रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जी जब आएंगे, जब चन्नी जी जाएं, फिर आप कहोगे कि राहुल जी आए तब चन्नी जी चले गए। जाना है चले जाएं, राहुल जी का क्या इंतजार करना है इस समय बेचारों का भाई उनको क्या करना है, जाना ही है उनको तो चले जाएं। मुद्दा वो राहुल नहीं है। गांधी तो यही बोलते हैं हर बात पे, जिसको जाना है चले जाए, वो तो पहले कहे। सरकारी लोग होते हैं घर में बता के जाते हैं। और दूसरा कि वो अपनी पॉलिटिक्स अपने स्टाइल में करते हैं। अभी तो खैर विदेश जाने का कोई ऐसी परेशानी नहीं है, संसद का सत्र भी नहीं चल रहा, चुनाव भी नहीं हो रहे, वो चुनाव के दौरान भी जा सकते हैं, संसद सत्र में भी जा सकते हैं। सर ये तो हमारी प्रॉब्लम है कि हम डिस्कस करते हैं, हाँ, उनको कब प्रॉब्लम हुई है? उनको कहाँ प्रॉब्लम है? उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जब हम क्यों इस बात पर चिंता कर पार्लियामेंट का रहे हैं? सेशन चल रहा था वो तब भी तब- गए हाँ थे वही एक मैं कह बार। रहा हूं, वो तो तब भी जा सकते हैं, अभी तो कुछ सेशन भी नहीं है, अभी तो इधर अब मालूम नहीं इन दिनों दुनिया के किस हिस्से में मौसम अच्छा होता है, मुझे तो नहीं पता। विजय जी के पास 3-3 पासपोर्ट लगे, मतलब वो रिन्यू वाले, मेरा तो नहीं। ईरान तो नहीं गए सर? ईरान तो नहीं गए? राजनीति के लिए कोई परिवार मित्र ये सब थोड़े छोड़ देता है। राजनीति अपनी जगह है। अब संसद सत्र होने में आप लोगों ने कहना शुरू किया भाई कोऑर्डिनेशन, तो वो कोई अध्यक्ष थोड़े हैं, पार्टी के अध्यक्ष तो ये काम खड़गे जी का है। बाकी और लोग हैं। अध्यक्ष जब थे तब करते थे सर, जब अध्यक्ष थे तब करते थे क्या? सिर्फ पार्लियामेंट्री कोऑर्डिनेशन तो लीडर और अपोजिशन को देखना चाहिए, अध्यक्ष का मसला नहीं है ना। नहीं, बाकी पार्टियों के साथ कोऑर्डिनेशन। हाँ तो लीडर और अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि वो देखे पार्लियामेंट में कैसे करेंगे। पार्लियामेंट्री पार्टी के साथ तो कोऑर्डिनेशन करने की उनकी जिम्मेदारी बनती है। गंभीरता से सब तर्क दे रहे हैं, मतलब जो कह रहे हैं ये सब गंभीरता से कह रहे हैं सर राहुल जी के पक्ष में। मैं तो उनको हमेशा अब मानता हूं कि वो बहुत गंभीरता के साथ तो राजनीति कर रहे हैं। आप सोचिए, देखिए जिस चीज में भी उनका फायदा है ना, वो समझते कि वो गंभीरता से ही कर रहे हैं। नहीं, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भाई अभी संसद का सत्र शुरू होने वाला है। हाँ, अभी तो हुआ नहीं, अभी 15 दिन है, आ जाएंगे, उससे पहले आ जाएंगे। आपने बिहार इलेक्शन के समय आपने देखा नहीं था कि वो मध्य प्रदेश में से इलेक्शन स्टेट में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बगावत करके बैठा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के दिन आ गए थे ना, उपराष्ट्रपति के लिए सुबह आए वोटिंग करने के लिए। मतलब आ जाएंगे, मानसून सत्र से पहले आ जाएंगे। ठीक, सभी लोगों की राय है। हाँ यही मतलब 7 तारीख को आ रहे हैं ना, इसमें क्यों भरोसा नहीं है आपको? अच्छा, एक किसी और ने कहा कि ये असल बात राहुल गांधी के मतलब पराभव का कारण ये है कि वो दरअसल पैंट के एक ही जेब में हाथ डाले रहते हैं, तो ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ नहीं है। ये इनसिक्योरिटी का ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश। चलिए अच्छा ठीक है सर, ज्योतिषी कुछ भी कह सकता है।